आज हम इस पॉडकास्ट में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले एक सवाल। क्या आपको पता है कि जिस आजादी के लिए पूरा देश लड़ रहा था, उस आजादी का मतलब एक किसान के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक आदिवासी और एक मिल मजदूर के लिए बिल्कुल अलग था? ये बात सच में सोचने वाली है। हम अक्सर आजादी की लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक सीधी लड़ाई के तौर पर देखते हैं। पर भारत में राष्ट्रवाद की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तो खुद की पहचान को समझने और बनाने की कहानी भी है। बिल्कुल। ये कहानी है कि कैसे अलग अलग सोच, अलग अलग भाषा और धर्म के लोग एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ आए। और ये एकता कोई आसानी से नहीं बनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत टकराव थे, बहुत मतभेद थे। आज हम 1920 के दशक से शुरू होने वाले उसी दौर की गहराई से पड़ताल करेंगे जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलनों ने भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं 1919 के ठीक बाद के समय से। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जी। भारतीयों ने सोचा होगा कि अब शायद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गईं। हाँ, अंग्रेजी सरकार ने अपने रक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए हम पर टैक्स बढ़ा दिए और चीजों की कीमतें मतलब 1913 से 1918 के बीच लगभग दोगुनी हो गईं। दोगुनी? जी। और ये तो बस एक पहलू था। गांवों से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1918, 19 और 1920-21 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं। और इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। कहते हैं कि अकाल और महामारी से लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 130 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि युद्ध के बाद मुश्किलें खत्म होंगी, पर यहाँ तो हालात बद से बदतर हो गए थे। बिल्कुल। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एक नए नेता का आगमन होता है, महात्मा गांधी। जनवरी 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक बिल्कुल नए तरीके का हथियार आजमाया था, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। हाँ, सत्याग्रह। और सत्याग्रह के पीछे का जो विचार है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ विरोध करने का एक तरीका नहीं है। अच्छा? ये सत्य की शक्ति पर जोर देता है। इसका मतलब था कि अगर आपका मकसद सच्चा है और आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे जीतेंगे? आप अहिंसा के जरिए जालिम की अंतरात्मा को जगा कर लड़ाई जीत सकते हैं। मतलब ये कमजोर का नहीं, बल्कि मन से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का हथियार हुआ। बिल्कुल। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और भारत आने के बाद उन्होंने इसे आजमाया भी। हाँ, 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के लिए, फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में, और 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के लिए। ये उनके शुरुआती सफल प्रयोग थे। इन छोटी छोटी सफलताओं से मिले जोश के बाद गांधी जी ने कुछ बड़ा करने का सोचा। 1919 में अंग्रेज एक बहुत ही जालिम कानून लेकर आए। रॉलेट एक्ट। जी, रॉलेट एक्ट। हाँ, और ये कानून सच में बहुत खतरनाक था। इसे आज के संदर्भ में सोचकर देखिए। इसका मतलब था कि सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को उठाकर 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी, बिना किसी सुनवाई के। नो कोई वकील, नो कोई दलील, नो कोई सुनवाई। ये तो किसी भी तरह के विरोध को मतलब शुरू होने से पहले ही कुचल देने का एक हथियार था। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल को हड़ताल रखी गई, रैलियां हुई, दुकानें बंद हो गईं। और सरकार इस जन उभार से घबरा गई। उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। और फिर आई वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने आए थे और बहुत से लोग सिर्फ बैसाखी का मेला देखने। कई गांव वाले तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और तब जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवा दिया और अपनी टुकड़ियों को निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। आज भी उस घटना के बारे में पढ़कर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। हाँ,
अंग्रेजों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो विरोध को किसी भी हद तक जाकर कुचल सकते हैं। डायर ने बाद में खुद कहा था कि उसका मकसद सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय का नैतिक प्रभाव पैदा करना था। यानी लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा करना कि कोई दोबारा सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। लेकिन हुआ शायद इसका ठीक उल्टा। इस घटना के बाद हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन तो वापस ले लिया, लेकिन उन्हें एक बात साफ हो गई थी। क्या? कि सिर्फ सत्याग्रह का जज्बा काफी नहीं है। एक बड़े देशव्यापी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी एकता चाहिए। एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो देश के दो सबसे बड़े समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला सके। बिल्कुल। और उस समय के हालात की वजह से ऐसा एक मुद्दा उनके सामने आ गया, खिलाफत का मुद्दा। अच्छा, ये क्या था? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो गई थी और अफवाहें थीं कि तुर्की के सुल्तान, जिन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक नेता मानते थे, पर एक बहुत कठोर संधि थोपी जाएगी। तो भारत के मुसलमानों को अपने खलीफा की शक्तियों की चिंता हुई? जी, और उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने एक खिलाफत कमेटी बनाई। और यहीं गांधी जी को एक बड़ा मौका दिखा। हाँ, उन्होंने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे तले लाने के एक अवसर के रूप में देखा। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बाकी नेताओं को इस बात के लिए मना लिया कि हमें खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। और इस असहयोग के पीछे भी एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली विचार था जो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था। क्या था वो विचार? उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही तो चल रहा है। अगर हम भारतीय ही सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश राज 1 साल के भीतर ढह जाएगा। और यही हुआ। आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। असर इतना हुआ कि विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा रह गया। शहरों में तो आंदोलन आग की तरह फैल गया। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। एक तरफ सब स्वराज स्वराज के नारे लगा रहे थे, लेकिन अगर आप रुक कर किसी से पूछते कि भाई इस स्वराज से मिलेगा क्या, तो शायद 10 लोग 10 अलग अलग जवाब देते। और यही इस पूरे आंदोलन का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये कई छोटी छोटी लड़ाइयां थीं जो एक बड़े बैनर के नीचे लड़ी जा रही थीं। स्वराज एक छाता था जिसके नीचे सब अपनी अपनी उम्मीदें लेकर खड़े थे। जैसे अवध के किसानों को लीजिए। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उनके लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों से आजादी। उन भारी भरकम लगान से आजादी जो जमींदार वसूलते थे, और बेगार से आजादी मतलब बिना पैसे के काम करवाने से। उनकी लड़ाई अंग्रेजों से ज्यादा तो इन जमींदारों से थी। वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के आदिवासियों से पूछते तो उनके लिए स्वराज का मतलब था जंगल पर अपना हक वापस पाना। बिल्कुल, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जंगलों में जाने, मवेशी चराने या लकड़ी बीनने से रोक दिया था। उनके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, एक दिलचस्प किरदार। वो गांधी जी की महानता के गुण गाते थे, लेकिन उनका मानना था कि आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग यानी हिंसा से ही मिल सकती है। और असम के बागान मजदूरों के लिए तो स्वराज का मतलब कुछ और ही था। उनके लिए स्वराज था उन बागानों की चारदीवारी से बाहर निकलने की आजादी, जहां उन्हें लगभग कैदियों की तरह रखा जाता था। उन्हें अपने गांव वापस जाने की स्वतंत्रता चाहिए थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और अब सबको अपने गांव में जमीन मिलेगी। इससे एक जरूरी सवाल उठता है जो हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे। जी जरूर। अगर आप उस समय के एक किसान, एक छात्र या एक बागान मजदूर होते तो आपके लिए स्वराज का क्या मतलब होता? आपकी क्या उम्मीदें होती? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लेकिन ये सारी अलग अलग उम्मीदें और तरीके कभी कभी आपस में टकराते भी थे। हाँ, और फिर फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस हिंसक हो गया। जी, गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। उन्हें लगा कि लोग अभी एक बड़े अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद फैसला था। इसके बाद कुछ साल शांति रही, लेकिन 1920 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति में फिर से उबाल आया। इसकी 2 बड़ी वजह थीं। पहली, दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, खेती की उपज के दाम गिरने लगे और किसान बहुत परेशान थे। और दूसरी वजह थी साइमन कमीशन।
1928 में ब्रिटेन से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भारत आया। इसका काम था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करना और सुझाव देना। लेकिन समस्या ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब भारत का भविष्य तय करने वाली कमेटी और उसमें एक भी भारतीय नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। बिल्कुल। और इसीलिए जब ये कमीशन भारत पहुंचा तो हर जगह साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। इसी गर्म माहौल में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और वहां एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया, पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज। अब लक्ष्य सिर्फ थोड़ी बहुत आजादी नहीं बल्कि पूरी आजादी थी। जी, और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज एक बहुत शक्तिशाली नारा है, एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये थोड़ा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। गांधी जी के सामने चुनौती थी कि इस बड़े विचार को देश के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के किसी ठोस मुद्दे से कैसे जोड़ा जाए। और यहीं गांधी जी की राजनीतिक समझ का जादू देखने को मिलता है। उन्होंने एक ऐसी चीज को चुना जो बहुत साधारण दिखती थी लेकिन थी बहुत शक्तिशाली। क्या थी वो चीज? नमक। नमक। आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई और उसका प्रतीक नमक, कोई बड़ी राजनीतिक मांग क्यों नहीं? यही तो गांधी जी का कमाल था। उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी जो सिंबॉलिक भी थी और हर इंसान से जुड़ी हुई भी। अच्छा। आप अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, नमक तो हर कोई इस्तेमाल करता है। सही बात है। इस पर टैक्स लगाकर और इसके उत्पादन पर अपना एकाधिकार जमाकर अंग्रेजों ने हर घर के चूल्हे पर कब्जा कर रखा था। गांधी जी ने उस एक मुट्ठी नमक में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय को समेट दिया। तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की। जी, अपने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलना शुरू किया। 240 मील 24 दिनों में पूरी की। और 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और ब्रिटिश कानून तोड़ा। यह सिर्फ कानून तोड़ना नहीं था, यह एक संदेश था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। और ये असहयोग आंदोलन से एक कदम आगे था। कानूनों को जानबूझकर तोड़ने का आह्वान किया गया था। और देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। तो ऐसा लगता है कि ये आंदोलन एक बड़ी ट्रेन की तरह था जिसमें बहुत से लोग सवार हुए। लेकिन क्या सभी लोग एक ही मंजिल के लिए सवार हुए थे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें अलग अलग लोग अपने अपने स्टेशन पर चढ़े और कुछ अपने स्टेशन आने से पहले ही उतर भी गए। जैसे अमीर किसान जो ज्यादा लगान से परेशान थे, वे इस आंदोलन में बड़े जोश से शामिल हुए। लेकिन जब 1931 में आंदोलन बिना लगान दरें घटाए वापस ले लिया गया तो वे बहुत निराश हुए। और जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से कई ने हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। वो ट्रेन से उतार चुके थे। और व्यापारी वर्ग का क्या? व्यापारी वर्ग ने टिकट तो खरीदा था। उन्होंने शुरुआत में आंदोलन का समर्थन किया, पैसे भी दिए, क्योंकि वे औपनिवेशिक नीतियों से परेशान थे जो उनके व्यापार में रुकावट डालती थीं। लेकिन जब सफर लंबा होने लगा, बार बार हड़ताल होने लगी और उन्हें कांग्रेस में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से अपने धंधे की चिंता हुई, तो वे भी बेचैन हो गए और पीछे हटने लगे। और समाज के वो तबके जिनका जिक्र अक्सर छूट जाता है, दलित और महिलाएं। हाँ, इस आंदोलन में दलितों की भागीदारी काफी सीमित थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेता दलितों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। इस बात पर उनका गांधी जी से गहरा मतभेद था। जी, गांधी जी को लगता था कि इससे समाज में दलितों के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। बाद में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता तो हुआ, लेकिन एक कड़वाहट रह गई थी। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। वे जुलूसों में शामिल हुईं, उन्होंने नमक बनाया और वे जेल भी गईं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी ये बढ़ी हुई भूमिका उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकी। कांग्रेस भी संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से हिचकिचाती थी। तो इतने सारे मतभेदों और अलग-अलग मकसदों के बावजूद ये एक राष्ट्र होने का भाव, ये हम सब भारतीय हैं वाली फीलिंग लोगों में पैदा कैसे हुई? हाँ, अगर सबकी अपनी अपनी लड़ाई थी तो एक साझा लड़ाई का विचार कैसे पनपा? ये सिर्फ साझा संघर्षों से नहीं आया, इसमें सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे राष्ट्र को एक पहचाने जाने वाले चेहरे की जरूरत थी और वो चेहरा बनी भारत माता की छवि। पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे रचा,
फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे चित्रित किया। ये छवि राष्ट्र की पहचान बन गई। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि लोक कथाएं, लोकगीत, ये सब भी तो हमारी पहचान का हिस्सा हैं। बिल्कुल। राष्ट्रवादियों ने गांव-गांव घूमकर इन कहानियों और गीतों को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि भारत की सच्ची पारंपरिक संस्कृति को खोजा जा सके। और प्रतीकों की शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तिरंगा झंडा पहले स्वदेशी आंदोलन में और फिर गांधी जी द्वारा डिजाइन किया गया स्वराज ध्वज, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये एकता और अवज्ञा का प्रतीक बन गया। स्वराज ध्वज के केंद्र में चरखा था, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। और आखिरी चीज, इतिहास की फिर से व्याख्या। अंग्रेज हमें हमेशा दिखाते थे कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, असभ्य हैं। इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया, जब कला, विज्ञान, गणित, धर्म और व्यापार में भारत दुनिया में सबसे आगे था। इसका मकसद लोगों में आत्मसम्मान और गर्व का भाव पैदा करना था। तो 20वीं सदी के पहले भाग में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अलग अलग भारतीय समूहों और वर्गों को आजादी के लिए एक साझा संघर्ष में एक साथ ला रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी शिकायतों को संगठित आंदोलनों में बदलने की कोशिश की। में देखा, अलग अलग समूहों ने अलग अलग आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ इन आंदोलनों में भाग लिया। आजादी का मतलब हर किसी के लिए अलग था। बिल्कुल, यही वजह है कि आंदोलन के भीतर एकता अक्सर टूट जाती थी। जो राष्ट्र उभर रहा था उसमें कई आवाजें थी और सभी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाहती थी। चलिए अब आज की चर्चा के आधार पर अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ते हैं। जी। पहला सवाल, रॉलेट एक्ट जैसे कानून के बिना आजादी के संघर्ष की कल्पना करना कितना मुश्किल है, जहां सरकार सिर्फ शक पर आपको जेल में डाल सकती थी। दूसरा, जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। आपके अनुसार इस एक घटना ने राष्ट्रवाद की भावना को कैसे और तेज किया होगा? तीसरा, स्वराज का अर्थ हर समूह के लिए अलग अलग था। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन की ताकत थी या कमजोरी, और क्यों? अपने विचार बताइए। चौथा सवाल, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए नमक जैसी साधारण चीज को ही क्यों चुना? इसके पीछे की गहरी रणनीति क्या थी? पांचवा, क्या महिलाओं और दलितों की पूरी भागीदारी के बिना स्वतंत्रता संग्राम कभी पूरा हो सकता था? इस पर आपकी क्या राय है? छठा सवाल, भारत माता की छवि और तिरंगे झंडे जैसे प्रतीकों ने इतने अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ जोड़ने में क्या भूमिका निभाई होगी? और आखिरी सवाल, अगर आपको उस समय के किसी एक समूह जैसे किसान, व्यापारी या छात्र का हिस्सा बनने का मौका मिलता, तो आप किसे चुनते और क्यों? तो ये थी भारत के राष्ट्रवाद के उदय की एक झलक। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय को एक नई नजर से समझने में मदद मिली होगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें। आप सभी को आपकी परीक्षाओं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल द्रोणा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।